हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूँ। प्यारे मित्रों, आप लोगों ने कल 8 फरवरी 2026 को जो सीटेट का एग्जाम दिया है, उसको आप लोग गणित के क्वेश्चन को धुआं-धुआं उड़ा दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी साथी सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का एग्जाम दिए हैं और यदि आप उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, तो आने वाला जो बिहार में वैकेंसी है टीआरई 4 वो आपका इंतजार कर रही है। आप जरूर आपके रिजल्ट पक्का हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में रिजल्ट हो। यदि आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो आपका रिजल्ट जरूर होगी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेगी। चलिए समय को बचाते हुए हम लोग पेपर 1 8 फरवरी 2026 को जो एग्जाम ली गई है सेट बी का क्वेश्चन आंसर करते हैं और बहुत ही कम समय में फुल्ली डिस्कशन के साथ। तो बने रहें। आपका मैथ का बहुत ही स्पीड होगी क्वेश्चन बनाने में। आप इसको बनाते रहें। तो चलिए समय को बचाते हुए शुरू करते हैं हम लोग। प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं सेट बी का क्वेश्चन है ये। इसमें 31 से 60 तक यानी 31 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल करना है। आप बने रहें। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रही है। कहता है 31 नंबर क्वेश्चन में सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणाओं के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुएं जैसे माचिस की तीलियां के बंडल, आइसक्रीम की डंडियां, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस 10 के ब्लॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आती है। तो प्यारे दोस्तों, ये आप समझना है कि आप एक क्या है कि आप बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और किस स्तर के बच्चे को। तो ये आप प्राथमिक कक्षा के बच्चे यानी पहला क्लास के बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हैं। याद रखना है कि बच्चे जो आपके पढ़ाने के लिए जिनको जा रहे हैं वो बच्चे आपका कोरा कागज की समान है। वो पूरी तरह सिलेट है। वो उसे क्या है कुछ नहीं उसको पता है। आप उसको किस तरह से पढ़ाएंगे ताकि वो उसको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल है दोस्तों। स्थानीय मान बताने के लिए आप जा रहे हैं। स्थानीय मान यानी पैलेस वैल्यू जो आप बताइएगा उसके लिए आपके पास क्या है टीएलएम के रूप में। देखिए माचिस की तीलियां हैं, आइसक्रीम की डंडियां हैं, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस 10 ब्लॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर जाते हैं। तो याद रखना है प्यारे साथियों कि जितना भी आप स्थानीय मान पढ़ाने के लिए वस्तुएं ले जा रहे हैं सबका एक ही गोल है, एक ही उद्देश्य क्या है, बच्चे को स्थानीय मान सिखाना। तो हम लोग आगे क्या कहता है निम्नलिखित में से जोल्टन पी डिन्स के सिद्धांत के किस नियम का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों जॉन जोल्टन पी डिन्स के सिद्धांत जो है इसका इनका कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो सिंपल देखिए गतिशील नियम का मतलब समझिए दोस्तों। वो स्पीड में बच्चे गतिशील रूप में सीख रहे हैं। ठीक है। धारा प्रवाह सीख रहे हैं। दृश्य मापिता नियम। तो दृश्य क्या है, दृश्य मापिता नियम नहीं है। बोधात्मक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता नियम, गणितीय परिवर्तिता नियम। तो दोस्तों गणितीय परिवर्तिता नियम नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों सी जो आप देख रहे हैं यानी प्रैक्टिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार दोस्तों ये इनका जो है जॉल्टन पी डिन्स के सिद्धांत का जो नियम है, जो रूल्स उन्होंने दिया है, इसके अनुसार बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए आप दो चार तरह का वस्तुएं ले जा करके आप बताना है। क्योंकि सभी वस्तुओं का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को कोई एक ही टॉपिक क्लियर करना है। जैसे यहाँ स्थानीय मान क्लियर कर रहे हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। कहने का मतलब दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फोटोग्राफ टू स्टूडेंट इज। आप बच्चे को फोटोग्राफ पढ़ा रहे हैं, फोटोग्राफ से कुछ चीज बता रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को खाली समय का उपयोग करना, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में शामिल करना, ऐसा कुछ नहीं है। रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। दोस्तों ये देखिए इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग वे के लिए बच्चे को इंटरेस्ट जगाने के लिए, रुचि को जागृत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं चित्रलेख यानी फोटो
पिक्टोग्राफ के माध्यम से स्टडी करवाते हैं। विद्यार्थियों में ड्राइंग कौशल विकसित करना, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम जो चलते हैं, देखिए 33 नंबर प्रश्न के लिए, 33 नंबर प्रश्न क्या कहती है, निम्नलिखित में कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है? इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे कम मतलब निगेटिव वर्ड खोजना है, निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव नहीं, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये कह रहा है कि अधिगम प्रतिफलों को सशक्त करने के लिए दैनिक जीवन संबंधी गतिविधियां बनाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ करके सीखने पर बल देता है ये होगा। बच्चे वर्तमान स्तर पर प्रवीणता के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने पर ही अधिगम के प्रतिफलों के अगले स्तर तक आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। यानी प्रवीणता के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने पर ही, मतलब कोई ये स्टेज पा लिया है, उसके प्रतिफल, उसका जो प्रतिफल के अगले स्तर पर ही आगे बढ़ते हैं। क्लियर? सही है। दूसरा है दोस्तों, मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, ये प्रत्येक स्तर क्या कहता है, प्रत्येक स्तर मतलब ये प्रत्येक स्तर का मतलब हो गया ये माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी और प्राइमरी में भी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सस्पेंस है। चलिए कुछ हद तक सही है। स्पष्ट और मापने योग्य अधिगम के प्रतिफलों को प्रभावित किया गया जो योग्यता अधिग्रहण के रास्ते हैं, एकदम क्लियर है। एक्सप्लिक्ट एंड मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स आर डिफाइंड व्हिच आर द पाथवे फॉर कॉम्पिटेंसी इक्विटी इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों ये भी सही है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ये आपका गलत हो जाएगा। 33 का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, मिला लेंगे आप। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति एक उदाहरण है जो भाग को समभागी संरचना के रूप में दर्शाता है? प्यार दोस्तों 34 नंबर प्रश्न में कि भाग, अब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो भाग को वास्तविक जीवन के आधारित पर क्या आप बता सकते हैं? याद रखिएगा, एक पैकेट में 7 टॉफी है, समीर इन्हें अपने मित्रों में बांटना चाहता है, उसके हर मित्र को कितनी टॉफी मिलेंगे? क्लियर है दोस्तों, भाग पढ़ा रहे हैं तो एक पैकेट में 7 टॉफी समीर को दे दिया गया, अपने मित्रों में बांटना है तो जितना मित्र होगा सबको बराबर वो बांट लेगा, क्योंकि भाग को संभागी संरचना के रूप में दर्शाता है। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है, अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या के बनाना चाहते हैं, तो ऐसा ही कुछ नहीं है, ये कुछ हद तक सही है। 50 को 10 के बराबर समूह में विभाजन करना है, ये भी दोस्तों कुछ हद तक सही है। एक पैकेट में 10 बिस्किट है, इससे 5 पैकेट में कितने बिस्किट, ये तो सीधा गुणा के रूप में। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 34 का आंसर आपका हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिखाता है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, सही नहीं है मतलब एक न्यून कोण और एक अधिक कोण को एक साथ रखकर कोण बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, कोण बना सकते हैं, रिजु कोण बनाने का एक न्यून कोण और एक अधिक कोण को एक साथ रखकर एक रिजु कोण बनाया जा सकता है क्या? देखिए 35 नंबर के लिए आप समझिए, न्यून कोण मतलब दोस्तों क्या हो गया, 0 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ये न्यून कोण हो गया। ठीक है, और अधिक कोण किसको कहते हैं दोस्तों, अधिक कोण किसको कहते हैं समझिए, अधिक कोण हो गया कितना, 90 डिग्री से लेकर के और 180 डिग्री से कम होगा, इससे अधिक होगा, इससे कम होगा, कोई दिक्कत? तो आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कि रिजु कोण हो गया 90 डिग्री से अधिक, तो कोई भी दो कोण लेंगे तो ये आपका सही है। ठीक है, एक प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है, बिल्कुल सही है। ये प्रतिवर्ती कोण, अगर मान लीजिए दोस्तों 60 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण पूछा जाएगा तो दो कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, तो यही हो जाएगा इसका प्रतिवर्ती कोण। दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। प्रतिवर्ती कोण दोस्तों 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो दो न्यून कोण है, दो न्यून कोण अगर हम मैक्सिमम भी लेते हैं 89 डिग्री, फिर भी नहीं बनेगा। 89 मतलब हुआ 178 डिग्री, आपको कम से कम 180 डिग्री चाहिए, ये आपका क्या गलत है। दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक अधिक कोण बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर हो गया 35 का, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, सी, यानी 3, ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? देखिए प्राइमरी स्कूलिंग में, ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय में, विद्यालय स्तर पर, ठीक है, प्राइमरी स्कूल लेवल में अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों को पता लगाना और उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना।
36 का देखिए, 36 का क्या कहता है, अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कर्मियों कमियों का पता लगाना। बिल्कुल दोस्तों, आकलन यदि आप कर रहे हैं, क्या कहते हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपने कोई समस्या का समाधान किया, उसमें क्या क्या कमी पाया आपने, उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना, आप उसके अनुसार संशोधन कर सकते हैं। अगला चलिए, माध्यमिक और उच्च उच्च विद्यालय में, दोस्तों ये प्राइमरी स्कूल का है तो माध्यमिक की बात नहीं है। भविष्य के गणितज्ञों को पहचानना, ऐसी कुछ बात नहीं है। शिक्षार्थी के बुद्धि स्तर का निर्धारण करना, कुछ नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 36 का 1। क्लियर है। अगला आइए, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। तो देखिए, कक्षा 5 के छात्रों को आप दे सकते हैं ग्रेड 5 के उदाहरण सृजनात्मक के लिए। क्या, सूत्र की सहायता से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, ये दोस्तों डायरेक्ट हो गया क्या चीज, ये निगमन विधि के द्वारा सूत्र सूत्र हमको आता नहीं है तो कैसे करिएगा। एक आयत की लंबाई जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये सही लग रहा है, क्योंकि सृजनात्मक, आप बच्चे को कुछ नॉलेज इसमें आ रहा है, कुछ अपने जो उसके पास पहले से ज्ञान है उसको वो उसमें प्रयोग कर रहा है। कि एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी, मतलब क्या, चौड़ाई से आधी है, ये समझना है उसको। पहले से जो ज्ञान है उसके मदद से ये बना सकता है। यानी आपका आंसर यही होगा। 7 का पहाड़ा लिखिए, कॉलम जोड़, ये सब कुछ नहीं। सृजनात्मक चिंतन में जिसमें आपको क्या है कि ब्रेन कुछ काम कर रहा है, वही उसी को हम लोग बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के लिए हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न के दुनिया में आप देखिए, अगला प्रश्न के लिए ये था 37 नंबर क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पे देखिए, इसको लिए क्या करते हैं, निम्न में कौन सी भिन्न अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब दोस्तों समझना है, अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा से बड़ा में। छोटा से बड़ा में जाने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको आपको समझना होगा। समझने के बाद आप इसको हल कर सकते हैं इजी वे में। भाग, इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, भाग दे लीजिए। अगर आपके पास भाग का रूल पता है तो भाग दे लीजिए। सब में क्या है, दो अंक, एक अंक जीरो डाल दीजिए सब में। 7 चौक 28, 0.4 आएगा। 9 चौक 36, 9 पचे 45, ठीक है। 11 सते 77, अब 5 अठे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 अठे कितना, 40। अब देखिए यहाँ पर क्या है, छोटा से अवरोही क्रम में है ना, अवरोही क्रम में उल्टा कर दिए। छोटा से बड़ा नहीं, बड़ा से छोटा की ओर जाना है। किससे जाना है, बड़ा से छोटा की ओर, यानी बड़ा से छोटा। देखिए ये क्या है, पहले 4 5 7 8, ये हो गया आरोही क्रम, ये नहीं होगा, कोई दिक्कत हो गया। इसी में देखिए भिन्न सब में वही है, सब में वही है, तो सबसे पहले होगा 0.8 वाला, ठीक है। तो 0.8 वाला हो गया 4/5, फिर होगा 8/11, यानी इसका उल्टा, यानी आपका आंसर हो गया कितना, सी। क्लियर है। चलिए, एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है। दोस्तों वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है, यानी भुजा स्क्वायर। तो एगो ए से ए गायब हो जाएगा, यानी कि ए बराबर क्या निकल गया, 4। तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी, बस 4 इकाई। बउआ वाला प्रश्न था। 40 में, ये निम्न में से किस अक्षर की एक सममित रेखा होती है। सममित रेखा का मतलब समझना है दोस्तों। सममित रेखा के लिए आपको समझ लेना है, सममित रेखा के लिए कि किसी भी आकृति को दो बराबर भाग में वो बांट सकता है, ठीक है। तो कौन होगा, सममित रेखा आपको करना है। देखिए इसको बांटेंगे तो ये होगा नहीं, इसको बांट नहीं सकते हैं ऐसे, इसको बांट नहीं सकते हैं, यानी यानी भी है ये, तो बीच से आप इसको बांट सकते हैं, आधा इधर आधा उधर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 40 का 4। ठीक है। गणित में कम्प्यूटेशनल कौशल को डैश बढ़ाया जा सकता है। देखिए कंप्यूटिंग, कंप्यूटर, कंप्यूटेशनल, ये कंप्यूटर से है, संगणक के क्वेश्चन है ये। 41 का आंसर आपके पास हो जाएगा दोस्तों, क्रियाकलापों का संचालन करके। ये तो कुछ हद तक सही है, अवधारणाओं को ज्ञान देने से, ठीक है। अवधारणाओं और क्रियाकलापों, ये दोनों आ गया दोस्तों, ये यही होना चाहिए, अधिक अधिक अभ्यास पर बल देने की आवश्यकता है, केवल कलन विधि नहीं होगा, यानी ये सब गलत हो गया। आपका आंसर हो गया कितना, 41 का 3। चलिए, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में क्या होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, त्रिभुजाकार तो एक बढ़ा दीजिएगा, 4 फलक और 6 किनारे होते हैं। सिंपल समझिए कि एक ये त्रिभुज है,
पिरामिड कहता है तो नीचे भी एक एक ही आधार पर ये होगा। इसमें कितना फलक हो गया दोस्तों? इसमें 4 फलक हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ से आप यदि आप मिलाते हैं तो कितना होगा? ए, बी, सी, डी, यानी दोस्तों एक ऊपर एक नीचे, एक इधर वाला हो जाएगा, एक इधर वाला, यानी 4 फलक और 6 किनारे, 3 गो नीचे किनारे, 3 गो ऊपर किनारे, यानी टोटल 6 किनारे हो गया। चलिए अगला प्रश्न। यदि एक 6 अंकों की संख्या इतना संख्या 36 से विभाज्य है तो 3x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 36 से विभाज्य का मतलब इसको फैक्टर कर लीजिए, ठीक है? तो 4 गुने 9 लिख सकते हैं ना? तो 4 से भाग का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम 2 अंक में यदि 4 से भाग लग रहा है तो ये संख्या 4 से भाग लगेगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से लगेगा। 9 से लगने का नियम क्या है? 3 गुने 3, यदि 3 से भाग लग जाएगा 2 बार तो वो 9 से भाग लगेगा। 3 के भाग का नियम क्या कहता है? 3 के भाग का नियम क्या है कि अंकों का जोड़ यदि 3 से डिविजिबल होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे समझिए 9 दू 11, दू 13, दू 15, 7 22, यानी 22 हुआ योग प्लस एक्स और डिवाइड बट्टे 3। तो 22 में क्या दे सकते हैं आप? तो 22 में 3 अठे 24, 3 अठे 24, यहाँ 2 भी दे सकते हैं। उसके बाद 3 नमा 27, 5 भी दे सकते हैं। या तो x का मान 2 होगा या 5 होगा। तो देखिए 3 को यहाँ 3 है, 2 रखिएगा, 3 दूनी 6, 2 8, तो 2 है नहीं इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा? 3 गुने 5 प्लस 2 यानी 17। आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 17 हो जाएगा। क्लियर है? इतना के उपयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी कह रहा था, इसमें सबसे बड़का कौन है पहले? 8, 7, 6, 2, 0, सबसे बड़का हो गया 5 अंकों की। और सबसे छोटका कहता है, तो सबसे छोटका पहले कौन है दोस्तों? 2, उसके बाद 0 डाल दीजिए, उसके बाद 6, 7, 8। अब इसको अंतर कहता है, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 6 गया 942। किसमें है दोस्तों? 942 सब में है, यानी ये हो जाएगा कितना? 6, 8 में से 2 है 66, 942, यानी आपका आंसर हो गया दोस्तों बी। आपका आंसर बी हो गया। चलिए तो अगला क्या कहता है? एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए, जो है क्या है? समस्या समाधान में सूत्रों और गुणन सारणियों का स्मरण और अनुप्रयोग करना। दोस्तों स्मरण याद करने के लिए कोई भी चीज एनसीएफ 2005 या 2020 में नहीं बताया गया, ठीक है? तो 45 का आप चलिए 45 का ये गलत हो गया। स्मरण की बात, अनुमान, सन्निकटन, दिक् स्थान संबंधी विवेचन उपयोग करके समस्या समाधान करना। देखिए दोस्तों, ये आपका यही आंसर होगा, तीव्रता से नहीं होगा, समस्या से प्रकार शिक्षण और अधिगम नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा कितना? 45 का आंसर हो जाएगा 2। अनुमान लगा, आप कोई भी चीज का क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। सन्निकट या उसके निकट आप पहुंच सकते हैं, जिसका कि वो आंसर होगा, ठीक है? तो आपने अभी 45 नंबर प्रश्न को हल देखा। अगला क्वेश्चन में आइए, 46 में क्या कहता है? 46 में कहता है दोस्तों कि एक कक्षा में अध्यापक ने निम्न तालिका बनाई जो 40 विद्यार्थियों की आंखों के रंग को दर्शाती है। सबसे पहले लड़के नीला आंख इतना है, भूरा आंख इतना। चलिए लड़के ने 4 विद्यार्थियों को कहा कि इस तालिका के बारे में एक एक कथन श्याम पट पर लिखे। उन्होंने लिखा। लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है, तो लड़के टोटल कितना हो गया दोस्तों? टोटल जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा 20, इसको भी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 20। तो समान है, यानी ये सही हो गया। अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की है, अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें, टोटल काला हो गया 21, यानी 21/40 काले आंख की। आधा से अधिक हो गया, इसलिए हम लोग अधिकतर लिख सकते हैं, ठीक है? नीली आंख वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या भी सम है, नीली आंख 7×5 12 है, यानी ये आपका गलत है। भूरी आंख वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या भी सम है, तो 4×3=7, यानी ये भी सही है, सही है, यानी आपका सही हो जाएगा ए बी डी। तो ए बी डी खोजिए कहाँ? ए बी डी सही है, परंतु सी गलत है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न में आइए, 47 में कहता है कि निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य डैश वर्ष के अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित हुआ है। तो वर्तमान ईयर जो है आपका 26-27, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है? अमिता
स्थान ए से प्रारंभ करके बी तक 4 घंटे 44 मिनटों में पहुंचती है, वहां से वह वापस प्रारंभिक स्थान ए पर 3 घंटे 24 मिनट में पहुंच जाती है। यदि वह वापस 2:30 पीएम पर पहुंचते तो उसका स्थान ए से चलने का प्रारंभिक समय क्या था? पहले समझिए, इसको आपको समझना है। समझने के लिए ये ए है, ये बी है। जब अनीता गई तो इसको लगा कितना, 4 घंटा 44 मिनट, राइट। अब कहता है ए पर 3 घंटे पुनः, वहां प्रारंभिक स्थान ए पर 3 घंटे 24 मिनट पहुंच जाती है। जब गई तो लगा इतना, और जब लौट रही है तो इसको लग रहा है कितना, 3 घंटे 24 मिनट। तो कितना बजे पहुंची है ये, 2:30 में। तो सबसे पहले आप बताइए, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और 4 2 6, और 4 3 7, 7 घंटा 68 मिनट हुआ। यानी 8 घंटा 8 मिनट तो होगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 2:30 है, तो इसको बैक हुई 2:30 पीएम है ये, और माइनस करोगे 8 घंटा 8 मिनट, तो ये 30 मिनट में 8 मिनट जाएगा, तो 22 मिनट वाला कौन ऑप्शन है, देख लीजिए। 22 मिनट वाला आपका दो है, यानी आपका आंसर हो गया क्या चीज, 48 का 2। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 325 पैटर्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। पैटर्न है तो कितना कहता है कि 325 में 259, तो 66 का वृत्त घटा, 259 में यहाँ कितना है, 55 घटा, यहाँ कितना है 44, यहाँ कितना है 33, यहाँ 22, तो यहाँ कितना 11 घटना घटना से 5 में से गया 4, और 10 में से गया तो 9, टोटल आपका 94। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 49 का 3। 50 में ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि आंकड़ों प्रबंधन के 4 स्तरों यानी कि आंकड़े एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है। तो 50 नंबर के लिए समझिए, इसके लिए क्या कहता है कि बहुत सारी गतिविधि है, आंकड़ा भी इकट्ठा किया, संगठित किया, निरूपित किया, प्रतिपादित किया, और सबसे उपयुक्त रूप से भी दर्शाती है। तो विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा खाने की सूची बनाना, ऐसा कुछ नहीं। विद्यार्थियों के कैलेंडर पर अपने जन्मतिथि को चिन्हित करना, नहीं स्पेशल हो गया ये। विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा कार्टून बनाना, ये भी नहीं। यह आंकड़े एकत्रित करना कि विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं, फिर विद्यार्थी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना करना है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 का 4। चलिए, राधा ने चावल 9 बोरियां खरीदी, जिसमें से प्रत्येक में चावल का भार 9 केजी 955 ग्राम है। 3 बोरियों में चावल का कुल भार कितना होगा, याद रखिएगा दोस्तों। ये कितना है, 9 केजी 955 ग्राम। तो एवरेज मान लीजिए दोस्तों कितना, 10 केजी ये हुआ, तो ठीक है। तो 10 केजी में कितना हो जाएगा, 9 बार में, यानी 90 केजी तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी 9 गुने 10 कीजिएगा तो 90 केजी हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 ग्राम तो कम है ना, तो 5 ग्राम कम है, तो 5 9 पचे 45 ग्राम, यहाँ पे 45 ग्राम आप घटा लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 90, ये हो जाएगा कितना 8 केजी, ठीक है। 45 ग्राम तो 955 ग्राम, यानी 8.955 केजी। आपका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला आइए 52 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। गणित के अध्यापक ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इसे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन हीले की ज्यामितीय समझ के सामने किस स्तर पर है? तो देखिए, स्तर 2 कहता है रिलेशनशिप, यानी संबंधों की समझ। तो संबंध अभी कोई कोई संबंध इसको बना नहीं रहा है। विश्लेषण का मतलब हो गया दोस्तों, विश्लेषण संश्लेषण, जब वो कुछ समझ जाता है, कुछ संबंध निकलता है, तब विश्लेषण करता है, ठीक है। स्तर 0 का है दृष्टिकरण, देख रहा है, आयताकार कागज दे दिया और कहा था इस वर्ग बनाते, यानी देख रहा है। और निगमन मतलब नियम, तर्क, नियम होगा तभी होगा, यानी आपका इसका आंसर 52 का हो जाएगा। स्तर 0 यानी दृष्टिकरण, वो देख करके बना रहा है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो देखिए, सबसे कम यानी निगेटिव, यानी क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस खोजना है। तो इस गणित में संबंधों को बनाने में मदद करनी चाहिए, इसे गणित में संबंधों को बनाने में मदद करना चाहिए, होना चाहिए। इसे संबंध परक समझ को बढ़ाना चाहिए। यह प्रकृति में गतिशील और सुसंगत होना चाहिए। देखिए, सब छोटा थोड़ा थोड़ा है। यह आनंददायक और स्थिर होना चाहिए। देखिए ध्यान से रखिए, स्थिर कैसे होगा, जब ये रिजिड नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे
ये सेंटेंस क्या है, रिजिड, यही सबसे निगेटिव वर्ड है। यानी 53 का आंसर आपका हो जाएगा प्यारे साथियों, 53 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल है? देखिए, समाधान विधि में गणित पढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, गणितीय समस्या को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों को निर्देश देना। आप किसी को निर्देश नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट, टैग वर्ड से। विद्यार्थियों की वर्तमान समझ के आधार पर एक कार्य का सृजन करना। सृजन आप कर सकते हैं। सृजन करने के लिए क्या करते हैं, सृजन तो होना चाहिए, यानी सृजन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। दैनिक जीवन की समस्या को प्रस्तुत करने में निहित गुणों को समझने में विद्यार्थियों को सहायता करना, सहायता भी कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से समस्याओं के समाधान को, देखिए सक्रिय जैसे ही आ गया तो आप इसको मारिएगा, BCD आपका आंसर हो गया, क्या चीज, BCD। 54 का हो गया 4। किस भारतीय गणितज्ञ कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है? देखिए यहाँ भारतीय कहा तो भारतीय कहेगा तो आर्यभट्ट होगा, गेम थ्योरी कहेगा भारतीय नहीं रहेगा तो वॉन न्यूमन कहिएगा, जो कि उसका खोज किया है आपका बाइनरी सिस्टम का, वॉन न्यूमन, वही गेम्स कंप्यूटर पर गेम वगैरह लाए थे। ठीक है, चलिए, एक आयत का परिमाप 410 मीटर है तो इसकी लंबाई 123 मीटर है, आयत की चौड़ाई डैश होगी। देखिए दोस्तों, आपको समझना है लंबाई, यानी ये 123, ये भी 123, 123 123 कितना हो जाएगा, 246। तो घटा लीजिए इसको, 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 4 गया तो 6, और 3 में से 2 गया 166 हुआ ना। इस दोनों भाग में इसको देना है 166, इधर भी, तो बट्टा 2 कर लीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, इधर भी 84, इधर भी 84। फिर से देख लीजिए, 10 में से 6 गया 4 न होगा जी, 10 में से 6 गया तो 4, 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, यानी ये 82 होगा। ये कितना होगा, 82। आपका आंसर हो गया मेरे दोस्तों 82। कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं। अगला ये दो संख्याओं का एलसीएम 18 निम्न में कौन संख्या इनका एलसीएम नहीं हो सकता है? 18 है, 18 तो एलसीएम नहीं हो सकता, तो जिसमें 18 से भाग नहीं लाए। 18 छक 78 से, 18 चौक 72, 18 अठे 144। आपका आंसर 57 नहीं है। 1 से 50 तक की संख्या में कितने अभाज्य युग्म है? यानी दोस्तों ट्विन प्राइम्स, जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जब दो अभाज्य संख्या के बीच में एक का गैप, जैसे ट्विन अभाज्य संख्या समझिए 2 3, ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों 5 7, 5 7 के बाद चलिए 5 7 के बाद क्या होता है, 11 13 17 19, ठीक है। उसके बाद चाहिए 17 19 के बाद क्या होता है, 21 22 23 एगो नहीं होगा, 26 27 28 29, 29 नहीं होगा, ये नहीं है, 29 31, देखिए 29 31 किसी से भाग नहीं लग रहा है, एक गैप है, 29 30 31, 32 33 34 35 36 37 38 39 40, एक 41 और एक 43, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आपका 6 अभाज्य युग्म हो गया। ये याद रखिएगा कि दो अभाज्य संख्या के बीच में एक का गैप होना चाहिए। संख्या इतना में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? 8 को देखिए, 8 यहाँ है तो 8 पर क्या गो जीरो है, 2 3 5 गो जीरो डाल दीजिए आप, फिर 8 पर 2 गो जीरो डाल दीजिए, घटा लीजिए 0 0, 10 में से 8 गया तो 2, 200 किस में है, 200 दोनों में है, तो ये हो जाएगा 9, ये 9 7, 799 200। आपका आंसर हो गया 59 का, उसका 1। 60 देखिए लास्ट, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम मतलब निगेटिव उपयुक्त है? तो इसके लिए आपको समझिएगा, त्रुटि आप सिखा रहे हैं बच्चे को, तो वे नैदानिक परीक्षा द्वारा पहचानी जा सकती है, बिल्कुल। वे बार बार हो सकते हैं, यदि उन्हें पहचान न की जाए, बिल्कुल होगा। अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो वो बार बार समस्या होती रहेगी। उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं करना, नहीं, उनका वर्णन भी होगा, विश्लेषण भी होगा, यही आपका गलत है। वे दोहराई जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, गलत ही बच्चा बार बार एक चीज कर सकता है। तो आपका आंसर 60 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 का आंसर हो जाएगा सी। 60 का आंसर आपका हो जाएगा कितना, सी। 60 का आंसर हो गया है दोस्तों, 60 का आंसर हो गया निगेटिव वर्ड में सी।
ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर भेजें। और द मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहेगी। मैं आपको आगाह कर दूं कि TRE 4 बहुत जल्द आने वाली है। आप तैयारी जोरों से करते रहें। TRE 4 के लिए मैं मैथ रीजनिंग का क्लास निःशुल्क आपको पढ़ाने वाले हैं। लाइव क्लास भी लाएंगे और वीडियो भी अपलोड होगी, तो जरूर देखिएगा और आप अपने मित्रों को जरूर भेजिएगा और चैनल को प्रमोट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू, जय हिंद।